नमस्कार दोस्तों संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से वक्फ बिल पास हो गया। लोकसभा में देर रात 2 बजे और राज्यसभा में देर रात तकरीबन 2:30 बजे यह बिल पास हुआ, वोटिंग के बाद पास हुआ। यह बात ठीक है कि नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार, नायडू, चिराग, जयंत, जीतन राम मांझी, इन तमाम नेताओं की मदद से यह बिल पास करा लिया। लेकिन इस बिल ने विपक्ष को क्या दिया? भले ही विपक्ष इस बिल को रोकने में नाकाम रहा, लेकिन मिला क्या? तो दोस्तों, दरअसल नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार ने इस बिल को पेश करके विपक्ष को एक ऐसी ताकत दे दी है जिसने विपक्ष को मजबूत कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिल तो पास हो गया, विपक्ष की जो कोशिश थी वो फेल हो गई, तो फिर विपक्ष कैसे मजबूत हुआ? दोस्तों, विपक्ष मजबूत हुआ अपनी एकजुटता दिखाकर। आप चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा की बात करें, दोनों ही सदनों में विपक्ष के तमाम नेता, अलग अलग दलों के सांसद पूरे वक्त एकजुट रहे। एकजुट होकर उन्होंने इस बिल के खिलाफ वोटिंग की। मैं चाहे आम आदमी पार्टी की बात करूं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, आरजेडी हो, जितने भी दल विपक्ष में हैं, उन सभी ने इस बिल के खिलाफ वोटिंग की और एकजुट नजर आए। कहीं से भी यह नहीं दिखा कि विपक्ष में कोई बिखराव है, ना तो वोटिंग के दरमियान और ना ही नेताओं के भाषणों के दरमियान। आपने तमाम नेताओं को सुना, संजय राउत को सुना, संजय सिंह को सुना, अखिलेश यादव को सुना, ओवैसी की बात आपने सुनी, इमरान प्रतापगढ़ी की बात आपने सुनी, मनोज झा को आपने सुना, कपिल सिब्बल को सुना, प्रियंका चतुर्वेदी को सुना। इन तमाम नेताओं ने इस मसले पर एकजुटता के साथ अपनी बात रखी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि आखिर किस तरीके से विपक्षी सांसदों ने नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरा। कांग्रेस के सांसद हैं इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कुछ कहा? इमरान प्रतापगढ़ी ने किस तरह सरकार को बेनकाब किया राज्यसभा के अंदर? आप इमरान प्रतापगढ़ी का यह भाषण सुनिए और उसके बाद तमाम अलग नेताओं के भाषणों पर भी हम बातचीत करेंगे। दोस्तों, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। दोस्तों, इस अंदाज में इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार पर हमला बोला। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे और हम ही पे पानी हराम होगा। इमरान प्रतापगढ़ी के इस शेर ने संसद के भीतर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों को खामोश कर दिया। प्रतापगढ़ी के सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी में किसी के पास नहीं थे। तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अयोध्या का, राम मंदिर का और राम मंदिर के नाम पर चंदे का मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया। संजय सिंह ने बड़े आक्रामक तरीके से हमला बोला। ये सरकार कह रही है कि ये कानून हम मुसलमानों के भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के एक भी सदस्य आपका मुसलमान नहीं है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। पूरी सरकार में एक मंत्री आपका मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। 2 नेता अपने घरों में आपने बैठा दिया, मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, दोनों की राजनीति आपने खत्म कर दी। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। अरे सुनना सीखो पहले। मानवर, मैं इनके इस कानून में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या कहा है इन्होंने? बैठ जाए कृपया, गुलाम अली जी बैठ जाए। धार्मिक संपत्तियों को ये बिल कब्जा करने की नापाक कोशिश है और धार्मिक संपत्तियों को सदन में इतनी कब्जा करने के लिए सदन में इतनी शांति है कि आराम से आप बोलोगे तो आराम से बोल रहा हूं सर। हाँ।
आप बैठे हैं तो आपको देख के वैसे ही आराम आ जाता है। आपको देख के मैं वैसे ही आराम में रहता हूं सर। आप जब है आपका संरक्षण है तो आराम से ही बोल रहा हूं। बोलिए बोलिए। मान्यवर, धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। इसलिए इस बिल पर न हिंदू को खुश होना चाहिए, न सिख को खुश होना चाहिए, न ईसाई को खुश होना चाहिए, न जैन को खुश होना चाहिए, न बौद्ध को खुश होना चाहिए, क्योंकि नंबर सबका आएगा। और आज वक्फ की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, कल गुरुद्वारे की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर चर्चों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर बौद्धों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर जैनों की संपत्तियां कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे, फिर मंदिरों की जमीनें कब्जा करके आप अपने दोस्तों को देंगे। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा सर, मैं कागज दूंगा। बंद कर दिया मैंने। ये लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं, राम मंदिर की जमीन का चंदा खाने वाले लोग हैं सर। ये लोग 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेची सर इन लोगों ने। मैंने 16.5 करोड़ का घोटाला किया, 18.5 करोड़ में जमीन बेची। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं सर। मान्यवर, अरे प्रभु श्री राम के नाम का पैसा खाते हो तुम लोग। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो, बैठो चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठ जाओ। चंदा चोरो तुम लोग चंदा चोरो, चंदा चोरो तुम लोग, चंदा चोरो, चंदा चोरो, चंदा चोरो बैठो। 1 मिनट को प्लीज। चंदा चोरो बैठो। सभापति महोदय श्री गजेंद्र सिंह जी। सर मैं नॉट डीलिंग सर, आई एम नॉट डीलिंग। सदस्य ने चंदा चोरी किया इन्होंने सर, राम का पैसा खाया, करने वाले प्रभु श्री राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर का विषय, राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने। चंदा चोर है सर ये लोग। जब इन तमाम नेताओं की बात आपने सुनी तो एक और नेता, एक महिला नेता, एक महिला सांसद जो पहली बार सांसद बनी ममता बनर्जी की पार्टी में, सायोनी घोष ने किस तरीके से सरकार को घेरा। वक्फ बिल पर तो घेरा ही घेरा, मणिपुर के मसले पर भी उन्होंने केंद्र सरकार को गजब का घेरा, गजब के आंकड़ों से उन्होंने अपनी बात रखी कि तेरा इंतजार करेंगे हम, चाहे जमाने लग जाए, या तो तू आ जाए या हम ही ठिकाने लग जाए। बीजेपी है जो सब चंगासी का कुर्ता पजामा पहन के घूमते रहते हैं कि जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है जैसे कोई जंग हारी जा रही है। जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं, फिर वही पर चोट मारी जा रही है। आपको कुछ सुधारना नहीं है, आपको बस और बिगाड़ना है। जो इरादे 2014 में काफी बुलंद थे, पर 2024 के आते आते इनके नीतियों में कुछ थोड़े बहुत घमंड थे। दोस्तों, विपक्ष के तमाम सांसदों को सुनने के बाद, उनकी बात को समझने के बाद, वो जो कुछ भी कह रहे हैं, जो भी आंकड़े वो पेश कर रहे हैं, जो कारण वो बता रहे हैं बिल का विरोध करने की, इन तमाम भाषणों को, तमाम इन सांसदों की बात को सुनने के बाद ये लगता है कि विपक्ष ने जिस एकता का परिचय दिया है, भले ही बिल को पास करा के नरेंद्र मोदी अपनी छाती ठोक रहे हो, खुश हो, उनकी पूरी पार्टी खुश हो, को लगता हो कि एक बहुत बड़ा काम हम कर ले गए, हमने ये बिल पास कर लिया, लेकिन इस तस्वीर ने यह बता दिया कि जो आने वाला वक्त है इस सरकार के लिए, इस सरकार को इस विपक्षी एकता से खतरा है। क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दल एक हुए हैं, एक साथ उन्होंने अपनी आवाज उठाई है, और यह भी कहा जा रहा है कि इस मसले पर आंदोलन भी होंगे, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी कर रही है, तमाम मुस्लिम नेता नीतीश कुमार की पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं, तो ऐसे में यह सवाल और बड़ा हो जाता है कि विपक्षी दलों की यह एकता क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम नेताओं के लिए नई मुश्किल बनेगी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और संसद के वक्फ के तमाम मसलों पर नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उल्टा चश्मा वीडियो के सेक्शन में जाइए, वहां पर इसको सुनिए और अपनी राय दीजिए। नमस्कार।